देखो जी वर्क बात करते हैं। वर्क मतलब क्या है? कार्य। वर्क क्या है बोलो, कल हमने क्या पढ़ा था? कार्य। देखो समझाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पर कोई क्या लगा रहा है, इस पर कोई अगर इसे मान लो किसी डंडे से इसे धक्का लगा रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर हम क्या लगा रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट में हम क्या क्या जनरेट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, मोशन फिजिकल हो ना, हम उसमें क्या जनरेट कर रहे हैं? मोशन जनरेट कर रहे हैं। मोशन कहने का मतलब क्या? डिस्प्लेस हुई, इतना डिस्प्लेस हो यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट, यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यस सर। कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ है ऑब्जेक्ट में, तब हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हुआ है? वहां पर वर्क हुआ। तब हम बोल सकते हैं कि इस पूरे फिनोमेना में क्या हो गया है? इस पूरे फिनोमेना में वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं होता। मतलब क्या? देखो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा करके उसको मोशन की स्टेट में ला देते हैं, वो रेस्ट से है तो मोशन में आ गया, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमने क्या कर रहे हैं? अगर उस ऑब्जेक्ट था, हमने फोर्स लगा करके उसमें डिस्प्लेसमेंट ला दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां से यहां चला है, तो कुछ डिस्टेंस को कवर किया। तो अगर डिस्टेंस को कवर किया तो हम बोलेंगे कि हमने क्या किया? हमने वर्क किया। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ। अब कोई बच्चा अगर है वो दिन भर किसी भी दीवार को धकेल रहा है, पसीना पसीना हो गया, दीवार को दिन रात धकेल रहा है, नहीं गिर रहा दीवार, बेचारा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या वो काम कुछ कर रहा है जी? नो सर, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अगर वो दिन रात ये ऐसे धक्का दे रहा है इसको, तो ये सिर्फ इसको पुश कर रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। वन डे, एक नहीं, होल डे, पूरे दिन इसने क्या किया? पुश किया। लेकिन क्या इसमें मोशन आया? इस वॉल में no. कोई मोशन नहीं आया, इसमें नो मोशन, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसका मतलब यहां क्या हुआ? नो वर्क डन, नो वर्क डन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो समझ जाओ कि वहां पर कोई काम नहीं, बिल्कुल वर्क जीरो माना जाएगा। यहाँ पर कुछ वर्क हुआ है और यहाँ पर कुछ वर्क नहीं हुआ, नो वर्क, बिल्कुल वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो हम कोई भी अगर पर्सन है, अगर पर्सन किसी वाल पे फोर्स लगा रहा है तो अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क नहीं हुआ है। ये चीज है। और अब देखते हैं और एक केस स्टडी करते हैं थोड़ा सा, और अगर हम लेवल अपना बढ़ा करके देखें तो समझो ग्राउंड है, ठीक है ना? यस सर। ग्राउंड, यहाँ पर एक कोई बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी चुड़की है, चुड़की याद है बाबा छोटा नहीं, तारे घिस रहा है ना बचपन में। हाँ, तो ये वहां से चुड़की मार घिस रहा है। जो ट्रॉली पर ध्यान दीजिए, यानी कि ये क्या कर रहे हैं? सब फोर्स लगा रहे हैं ना? यस सर। इस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं ना? बोलिए, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। यस सर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब ये दो चीज, इसमें दो घटनाएं होती है, दो फिनोमेना होते हैं। एक फिनोमेना ये होता है कि ये ट्रॉली हल्का हल्का ऊपर उठने लगेगी, हल्का सा ऊपर फील करेगी। अच्छा एक बात बताओ, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, क्या ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है? यस सर। यस सर, बिल्कुल ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। और ग्रेविटी कितना फोर्स नीचे से लगाती है? भाई फोर्स लगाती है ना, तो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला क्या होता है भाई? फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम होता ना। तो और एक्स ग्रेविटी के लिए क्या होता है? ये जी हो जाता है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाता है?
mg, यानी कि यहाँ से mg फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू है m इंटू जी। अगर मैं सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस ट्राली का मास कितना है m kg, इतना न्यूटन फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। सर ये वो वेट का भी होता है ना? हाँ वही तो वेट है। आखिर वेट क्या है, वेट एक फोर्स ही तो है जिस फोर्स से ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है। जिस फोर्स से ग्रेविटी हमें अपनी तरफ, अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, उसी को तो हम उसका अपना वेट बोलते हैं। Yes. हमारा भार इतना, तो हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड जा रहा है, कुछ फोर्स ये ऊपर डिवाइड जा रहा है और कुछ फोर्स ये आगे लग रहा है। हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं, क्या इधर फोर्स मतलब ट्राली इधर आ रही है क्या, नहीं, हम फोर्स लगा रहे इधर, लेकिन ये इधर आ रहा है और इसका कुछ कंपोनेंट ऊपर चला जा रहा है, मतलब फोर्स की कुछ क्वांटिटी ऊपर चली आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। Yes. ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। एक देखो जिधर एंगल, ये देखो एंगल बन रहा है ना इधर, तो ये मान लो कि थीटा एंगल बन रहा है किसके किसके बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो कुछ कंपोनेंट क्या होता है, मतलब इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट ऊपर हो जाता है, कुछ कंपोनेंट सीधे निकल जाता है। तो जो कंपोनेंट्स इस एंगल के साथ होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम cos थीटा के साथ लिखते हैं, यानी कि f cos थीटा। और जो इसके एंगल के साथ नहीं तो परपेंडिकुलर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, f sin थीटा। ओके, इतना ग्रेविटी तो कौन, इतना फोर्स तो कौन डिस्टर्ब बैलेंस कर ले रही है। जो हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऊपर आना चाहिए थी ना, लेकिन ग्रेविटी की वजह से क्या हो रही है, नीचे रुकी है। मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बिल्कुल रुका हुआ है ना। जितना फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं उतना, जितना फोर्स का जितना कंपोनेंट ऊपर जा रहा है उतना ही कंपोनेंट नीचे अर्थ खींच रही होगी ना। तभी तो क्या हो रहा है कि ये ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन जैसे जैसे हम पास अपने लेते आगे लेते, पास यहाँ पर, जैसे ट्राली यहाँ पर आ गई, उसके बाद ये ट्राली ऊपर जाना शुरू हो जाएगी ना। इसका मतलब कि यहाँ पर बताओ थीटा कितना हो जाएगा, सोचो। ऐसे है ना, देखो ऐसे है, ऐसे से आगे तो ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा ऐसे ना। तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। जब 90 हो जाएगा, ये थीटा 90 हो गया ना, तो बचा कौन, ये sin थीटा बचा ना। यहाँ से f sin थीटा, यानी कि अब तो f sin थीटा की वैल्यू क्या रहती है, इस mg से ज्यादा हो जाती है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच लेते हैं। मतलब ग्रेविटी भी तो खींचना चाहती है ना इसको, लेकिन हम उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं, उठा लेते हैं। सोच पा रहे हो, क्या नहीं सोच पा रहे, इसमें बताइए। कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा से मानिए कुछ तो सारा मानिए एकदम सर हमको कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ये यहाँ देखिए इतना वाला समझ में आ रही है वाला, ये कंपोनेंट वाला कुछ बस इतना समझ में आ रहा है कि उधर खींच रहा है और इधर आ रहा है, बस इतना बताओ। अब थोड़ा थोड़ा कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा और कुछ नीचे ऐसे आता रहेगा। आप इतना समझ रहे हो ना। तो जो कुछ हिस्सा ऊपर जा रहा है वो उसको हम f sin थीटा बोल रहे हैं, और जो कुछ इधर जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, f cos थीटा। तो देखो जिधर कोण है उधर cos है, यस सर, जिधर कोण है उधर क्या है, Cos। cos है, याद रखना। जिधर कोण है एंगल है उधर क्या है, cos। अब ये देखो जो फोर्स था, बस इसको यहीं तक अभी सीमित रखो। हम उतना ज्यादा ले जाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि वो हमारी यूज भी नहीं होगा, तुम लोग परेशान हो जाओगे, प्रेशर लेते रहोगे इसके बारे में। तो अब ये सोचो, यहाँ देखो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा था, दो चीज पर डिपेंड कर रहा था ना। फोर्स करे वर्क किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पे ना। अगर हम कम फोर्स लगाएंगे, भाई जनरल सी चीज है, अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो कम वर्क करेंगे, अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा वर्क करेंगे। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है तो फोर्स इसका मतलब हमने वर्क को ज्यादा किया, यस सर। अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है इसका मतलब हमने वर्क कम किया। भाई यहाँ पर एक बॉल था, हमने थोड़ा धीरे से उसको पुश किया, तो हमने पुश छोड़ा भी, ये पुश किया कि नहीं किया। अगर बॉल यहाँ पर था, बॉल यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, इसका मतलब हमने वर्क किया। फिर दूसरी बार बॉल यहाँ था, हमने इसको ऐसे ऐसे मतलब किक किया कि ये बॉल यहाँ से यहाँ चला,
हमने यहाँ भी वर्क किया, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दे दिया, बॉल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वो ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने का मतलब क्या, हमने ज्यादा वर्क किया है, और डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब क्या, हमने कम वर्क किया। समझ रहे हो? यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स टीम की दो चीजों पर डिपेंड कर, वर्क किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, दो चीजों पर। वर्क डन डिपेंड्स ऑन, वर्क डन किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सोचो तो, फोर्स की, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। और दूसरा यही वर्क डन किसकी प्रोपोर्शनल होगी, यही वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट। यही वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगी। और एक चीज, ये वर्क डन किसके और प्रोपोर्शनल होती है, cos थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये एंगल के, एंगल के हालांकि प्रोपोर्शनल नहीं होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसकी होती है, एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थोड़ा सा क्योंकि हम जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे ना, और जगह जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे वैल्यू कम होती रहती है, cos थीटा की वैल्यू कम होती रहती है। अब यहाँ से थोड़ा तुम्हारे दिमाग से ऊपर जाने लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। cos 0 की वैल्यू ये याद कर लो जी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 √3/2 होती है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। cos 90 की वैल्यू होती है 0। और एक और याद रख लेते हैं, cos 180 की वैल्यू होती है -1 होती है। तो अब मुझे बताओ, इसके बाद ना ये चीजें घटती जाती है, तो बताओ 0 वाला बड़ा है कि 90 वाला बड़ा है, 1 बड़ा है, 0 वाला बड़ा है ना जी, 0 वाला बड़ा है, cos 0 बड़ा है ना, और cos 90 क्या है, छोटा। तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ये एंगल क्या हो रहा है, अगर एंगल जितना छोटा एंगल होगा उतना ही वर्क डन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि आप तीनों को अगर मिला लेंगे तो यहाँ से वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड फोर्स की, अप्लाइड फोर्स की। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो किसकी किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, और ये cos थीटा उसमें ऐड कर लेना, cos थीटा के। तो वर्क इक्वल टू किसके हो गया, F into S into cos थीटा। तो कोई कांस्टेंट तो नहीं लगेगा, नहीं, cos यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू कुछ नहीं होती। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब हम वर्क करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लगाता। तो सिंपली W इक्वल क्या हो गया, Fs cos थीटा हो गया। कितना नोट करो, फिर आगे बताते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, हमने भी को पढ़ा है कि वर्क यानी कि W से वर्क, इसको मैं भी सब कुछ बता रहे हैं वर्क के बारे में। वर्क इक्वल हमने क्या पढ़ा है, देखो F into S into cos थीटा। थोड़ा और रिसर्च करना शुरू करते हैं इसमें। अच्छा, F मींस क्या है, फोर्स। F है फोर्स। ये F कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना जी, यस सर, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, अब वेक्टर से ना, ओके। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी ये भी कौन सी क्वांटिटी है, ये भी है वेक्टर क्वांटिटी। जब ये भी है वेक्टर क्वांटिटी, इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, एस वेक्टर से ना। यस सर। और एंगल जो वो क्या है, एंगल तो मेजरमेंट है ना, वो कौन भाई, कुछ मीटर क्या है, 10 मीटर क्या है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क के बारे में एक और डेफिनेशन दी जाती है। वर्क क्या है, वर्क इज द डॉट, ये थोड़ा सा अजीब है, बस सुनो, कुछ देर बाद समझ में आएगा।
वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स ब्रैकेट में एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, यानी कि वर्क इक्वल टू हो गया, वर्क यानी कि W इक्वल टू हो गया F वेक्टर डॉट S वेक्टर। जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम दो मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, ये दो प्रोडक्ट का यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अब डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है, अगर इनको चेंज करना है यानी कि डॉट को हमें हटाना है तो एक रूल होता है कि हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का मॉड लेंगे, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इनटू, अब यहाँ इनटू है, ठीक है, तो मॉड होता है, मॉड ये होता है कि डायरेक्शन को हटा देता है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, माइनस को प्लस बना देता है वो वहां पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉड का मतलब है कि डायरेक्शन को हटा देगा, समझ रहे हो? मतलब इनको सबको स्केलर कर देगा, इस सबको कौन सी क्वांटिटी कर देगा, स्केलर कर देगा, और ये है इनटू, और जब डॉट प्रोडक्ट रहता है, जब डॉट प्रोडक्ट रहता है तो यहाँ पर हम cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा। तो हमारे पास अब इसके इस वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, सिंपल f बनेगा और इनटू s हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। W इक्वल टू, जहाँ f क्या है, फोर्स है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स टू एंगल बिटवीन विच डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो थीटा वो किसके बीच एंगल है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है, एंगल, इसे हम थीटा बोलते हैं। ये समझ पा रहे हो ना? और यहां से एक और चीज हम देखते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये थोड़ा सा करेक्ट लोगे सही रहेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये 11th में तो वहां भी थोड़ा समझना ही पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी, हालांकि थोड़ा सा इसके बारे में अगर समझे रहोगे तो वहां एलियन नहीं बनोगे। डॉट DOT या DON मत लगाएं तो नॉट हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि अब बताओ वर्क कौन सी क्वांटिटी हो गई, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी। वर्क की कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क, किसकी बात कर लें, SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क तो इक्वल टू क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा, थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, न्यूटन मीटर, तो बिल्कुल होता है, क्या होता है न्यूटन न्यूटन इनटू मीटर, यानी कि न्यूटन इनटू मीटर, NM बोलते हैं, जो कि इसी NM को बोलते हैं हम जूल। क्या बोलते हैं, जूल, JOULE। चलिए वही जूल है क्या जो बता रहे थे आप, इतना जूल में एनर्जी जो था हीट वाला केमिस्ट्री में ना, वही एनर्जी, वही जूल। वो क्या नाम है, आग नहीं, हीट को मेजर कर रहे थे, इतना जूल एनर्जी लगती है ना उसको, जब वेपोराइजेशन कर रहे थे, तो वेपोराइजेशन 3 4 ऐसे कितना था बोला गया, वो हीटिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस था, और यही था ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस था। हां भाई तेरी बात तेरी वहां से भाई लेटेंट हीट वाला था, लेटेंट हीट वाला था, तो वही जूल, यही जूल है। तो यानी कि न्यूटन इनटू मीटर, ये SI यूनिट है, किसकी, SI यूनिट है
वर्क की असाइनमेंट क्या होती है? जूल। क्या हुआ? और ये क्या? ये साई एक होती है सीजीएस यूनिट ऑफ जूल। सीजीएस यूनिट ऑफ जूल। सीजीएस यूनिट ऑफ क्या? जूल ये बनाया जाता है, यानी कि 1 जूल इक्वल टू कहा जाता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर। ERG अर्ग। अर्ग एक यूनिट है। अब हम पूछे तुमसे ग्राम क्या है, बताओ ग्राम क्या है? सर जैसे वो 1 न्यूटन इक्वल 10 के पावर 5 5 मीटर दाएं होता है। छत्ती में वाला आ गया। हम तुझसे पूछे ग्राम क्या, तो ग्राम एक यूनिट है ना, जो किसके मास की क्वांटिटी को बताती है। इसी तरह से अर्ग है 10 के पावर 7 अर्ग मतलब 1 जूल है। अर्ग सुने हैं ना सर ये? -7 तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। मतलब अगर 10 के पावर जिस प्रकार से ये नहीं पढ़े थे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 दाएं, हां उसी तरह से ये भी है 1 जूल इक्वल टू क्या? 10 के पावर 7 अर्ग। समझ पा रहे हो? ये इस बात तो फिर तुम्हें नोट करना ही पड़ेगा, फिर हमें मिटाना पड़ेगा। नोट करो, मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं इसकी। जब वही हो जा रहा है क्या? डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इम्पोर्ट और फाइंड कर रहे हैं। ये रूल है सर, ये मॉड ही इसको वेक्टर बनाता, वेक्टर से स्केलर बनाता है। अगर मॉड नहीं रहेगा तो कौन बनाएगा इसको स्केलर? फिर वहां लिखें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, उसका रिजल्टेंट क्या रहता है? उसका रिजल्टेंट एक स्केलर नहीं आता जी, उसका रिजल्टेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मॉड तो सर अपनी मर्जी से लगा रहे हैं ना। नहीं, ये रूल। अच्छा रूल होता, ठीक सर। अब अगर हमने सुनो, अगर हम कहें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? कौन सा? a + b। सुनो सुनो, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है सर। आप क्या होता है? मतलब होता है, हां समझ गया। तो आपको सर यहाँ दो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? यहाँ तो एक ही ब्रैकेट दिया है, तो बच्चों वाली बात हो गई। एक का ब्रैकेट है, यहाँ दो ब्रैकेट आप क्यों लगा रहे हैं? पहले क्या कहे क्यों लगा रहे हो? तो उससे क्या है? दो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? हाँ, आपने छोट-छोट बात ही को उड़ा देते हैं। क्या बोले हैं? एक मिनट। आप कहे कि फिर कहोगे सर आप दो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो? अरे हम नहीं कहेंगे। जैसे कि थोड़ा सा मुझे भी लिखना चाहिए था, हमने लिखा नहीं। लिख अब अगर पूछिए ये SI यूनिट क्या होती है? ये SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट न्यूटन या फिर न्यूटन मीटर बोलेंगे ना, या फिर क्या बोलेंगे? जूल बोलेंगे। एक जूल है सर। वही नीचे लिखते हैं ना, जब ये सीजीएस यूनिट तो बात। एक जूल है सर। हाँ, ये जूल है, 1 जूल। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट अर्ग होती है। अब इसमें रिलेशन क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। कितना अर्ग? इसको पलट दो, यानी कि 10 के पावर 7 अर्ग इक्वल टू कितना जूल? 1 जूल। तो 1 अर्ग इक्वल टू कितना बनेगा? 1 अर्ग इक्वल टू बनेगा 1 अपान 10 के पावर माइनस और 10 के पावर 7 हो जाएगा ना भाई, यहाँ मल्टीप्लाई में ना, इधर जाएगा किस में रहेगा? डिवाइड में। कितना जूल हो गया? तो 1 अर्ग इक्वल टू कितना जूल? 10 की पावर -7। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, तो 10 के पावर -7 जूल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं? 10 के पावर -7 जूल। मतलब ये जूल जानते क्यों पढ़ा है? जूल मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्होंने ही सबसे पहले वर्क के बारे में बताया था, वर्क की यूनिट के बारे में, वर्क के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग दिया था कि वर्क क्या होता है। वर्क को एक मैथमेटिकली सॉल्व किया था। इसी वजह से इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट में, अपनी वजह से इन्होंने मतलब यही ड्राइव की खोजे थे, इस वजह से इन्होंने क्या नाम रख लिया उसका? जूल रख लिया। इस तरह से न्यूटन की फोर्स के बारे में तो कौन बताते? वो न्यूटन बताते। उसी वजह से अपने आप मतलब उसकी यूनिट क्या रख ली? न्यूटन रख ली। उसी वजह से जूल रख ली। समझ रहे हो? तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ओके, अब अगर हम बात करें ये वर्क, तो ये वर्क कितने टाइप के होते हैं? ये वर्क 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वर्क, समझा रहे सब क्या होते हैं? पॉजिटिव वर्क होता है, एक होता है नेगेटिव वर्क,
भाई तो सही बात है ना, तुम लोग कितने काम करते हो, 3 काम कर, ऐसा काम जो अच्छा है और एक नेगेटिव काम करते हो जो काम अच्छा नहीं है, और एक काम जो बिल्कुल करते नहीं हो, यानी कि पढ़ाई 0 वर्क। तो वो चीज जो की है पढ़ाई। हाँ ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो दिलासा देने वाले हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क कब होता है। पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क होने का मतलब ये रहेगा कि फोर्स का डायरेक्शन, देखो अब इसके पहले हमने क्या देखा था, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा था cos 0 ना, अब तो याद हो गया होगा जी। cos 0 का मान कितना? cos 30 का मान cos 45, cos 60, जीरो 0, cos 1। बस चलो इतना है ना। तो बताओ 0 का पॉजिटिव वर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक सब पॉजिटिव हो रहा है। Yes. यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव वर्क ही तो हो रहा है जी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 0। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है और यहाँ पर कौन सा वर्क हो रहा है? 0 वर्क हो रहा है। और यहाँ पर कैसा वर्क है? नेगेटिव वर्क। बस यही सबको सोचना चाहिए। थीटा जब क्या था? द एंगल बिटवीन, देखो भी लिखते समझ में आएगा, when the angle between force माने F and displacement मतलब क्या? And when the angle between force and displacement is less than 90 degree or equal to 0, थोड़ा सोचो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बन रहा है? लेस देन 90। 90 से कम। भाई 90 हो जाएगा तो कैसा रहेगा? 0 हो जाएगा ना। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 से कम बने या 0 के इक्वल भी हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? वहां कौन सा वर्क हो रहा है? वहां पॉजिटिव वर्क हो रहा है। फिर एक चीज द मतलब, और अच्छा 0 डिग्री होने का मतलब क्या? मतलब दोनों के बीच एंगल 0 होने का मतलब क्या? कि जिधर फोर्स जा रहा है परपेंडिकुलर भी उधर ही हो रहा है। परपेंडिकुलर में उधर ही क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। उधर ही क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो हम वर्क लगा रहे हैं, ये वर्क पॉजिटिव वर्क होने के साथ साथ इसी वर्क को हम मैक्सिमम वर्क बोलते हैं। कौन सा वर्क बोलते हैं? मैक्सिमम। मैक्सिमम वर्क हम तब करते हैं जब फोर्स, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, उनका डायरेक्शन सेम हो, तब हम कहेंगे कि जो वर्क कर रहे हैं वो पॉजिटिव होने के साथ साथ कैसा है? मैक्सिमम वर्क। हम मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं और इसी को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। ये मैक्सिमम वर्क भी है और कैसा वर्क है? पॉजिटिव वर्क भी है। समझ पा रहे हो? यस सर। और यहाँ एंगल 90 से कम का मतलब क्या? कि अगर तुम 60 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो अगर ये भी है तो भी एंगल तो कुछ मतलब वर्क कुछ आएगा, लेकिन वो वर्क कैसा? वो भी तो पॉजिटिव आएगा ना। ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव आ जाएगा। एकदम मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम नहीं, वो तो कम होगा, श्योर सी बात है। लेकिन क्या वो नेगेटिव हो सकता है? 0 हो सकता है? नहीं सर। और 0 कब हो रहा है? जब परपेंडिकुलर बनेगा। एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। एंगल 90 मतलब परपेंडिकुलर। अब ये इसको थोड़ा और समझाते हैं ये वाला। अगर जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम इस पर क्या लगा रहे हैं? हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? इधर ही हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क कैसा होता है? हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है ना? पॉजिटिव वर्क को हो या फिर कैसा वर्क को हो? मैक्सिमम वर्क को हो। इस केस में, सिर्फ इस केस में ऊपर तो लिखे हैं जरूर ये।
मतलब यहाँ पर थोड़ा सा फिगर, हाँ बात तो सही है। यहाँ भी समझ पा रहे हो ना, यहाँ से समझ आ रहे हो ना, उसी को हम और क्लियर बनाने के लिए लिख रहे थे। हटाओ इसको। ओके, अब देखते हैं जीरो वर्ग कब होता है। जीरो वर्ग में 3 केस होता है। जीरो वर्ग कब होगा बताओ? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बने? 90 डिग्री, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हो। When the direction of applied force is perpendicular to the direction of displacement. When the direction of applied force का जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, अगर दोनों कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। मतलब यहाँ कैसा वर्ग होगा? जीरो वर्ग होगा। और एक केस में दो और केस बन सकते हैं, सोचो क्या वर्ग जीरो कब हो सकता है? बिल्कुल, हम कुछ कहाँ फार्मूला लिखे थे? लिखे फार्मूला जब सच दैट, यानी सच दैट F इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? तो अगर हम कुछ फोर्स ही ना लगाए तो भी तो वर्ग जीरो होगा। यस सर। हम सामने कोई ऑब्जेक्ट हमने ऐसे कुछ मतलब उसको धक्का लगा ही नहीं रहे, हमने फोर्स लगाया ही नहीं। When the value of force इक्वल टू कितना हो जाए? 0 न्यूटन। मतलब हम फोर्स कितना लगा रहे हैं? 0 न्यूटन। बिल्कुल हम फोर्स लगा ही नहीं रहे। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? वर्क कैसा होगा? 0। एक और केस है, वो केस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही ना। हम कितना भी फोर्स लगा दें, कुछ डिस्प्लेस ही नहीं किया। जैसे कि मान लो बोर्ड है, हम बिना धक्का लगाते रहे, क्या हम इस पर कुछ वर्क करेंगे? जी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको कुछ डिस्प्लेस नहीं कर पाए। अगर डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया तो भी समझ जाओ कि वर्क क्या है? 0। When the value of displacement equal to 0 मीटर, यानी कि अगर वर्क डन 0 हुआ, उसके कितने लोग जिम्मेदार हैं उसके? बोलो। 3 लोग जिम्मेदार है ना जी। अगर वर्क डन 0 हुआ, 0 वर्क डन हुआ, इसका क्या मतलब है? अगर 0 वर्क डन हुआ तो वहां 3 लोग जिम्मेदार हैं। कौन कौन है? एक तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और एंगल मतलब कॉस थीटा कह सकते हो, एंगल। समझ रहे हो? यस सर। तो अगर एंगल 90 हो गया, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या? 90 डिग्री तो हुआ। अगर एंगल 90 हो गया तो भी 0 तो 0 वर्ग के कितने लोग रिस्पांसिबल हैं? 3 लोग रिस्पांसिबल। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा माने एंगल। पॉजिटिव वर्ग के कितने लोग रिस्पांसिबल हैं? पॉजिटिव वर्ग के 2 लोग। एक तो हम कहेंगे कि एंगल है, मतलब ये कह लो कि एंगल है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो भी वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और दोनों के बीच जो एंगल है वो लेस देन अगर 90 है तो, अगर 0 हो गया तो भी क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। 0 का तो एकदम मैक्सिमम वर्क कहलाएगा ना। देखो अगर मैक्सिमम वर्क कब कहलाएगा? जब एंगल 0, समझ रहे हो? यस सर। लेकिन दोनों के बीच एंगल कितना हो, मतलब हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू यहाँ कितना डिग्री? 0 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो भी यहाँ पर कैसा फोर्स होगा? कैसा वर्क किया जाएगा? मैक्सिमम वर्क किया जाएगा ना। और एक नेगेटिव वाला बताना बाकी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं, ये भी नोट कर लेना, इसके बगल में ना ये भी नोट कर लेना, इससे समझ जाओ। बाकी 0 वाला नेगेटिव वाला बता रहे हैं, बता रहे क्या टाइम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 0 तो कल ही बता देंगे।